नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलमणि और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल टॉपिक को। और दोस्तों सेल टॉपिक को टोटल हम 3 वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम ये टोटल 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि साइटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम सेल थ्योरी को भी पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी, मतलब स्लीडन एंड सॉल ने सेल थ्योरी दी है तो उन्होंने कौन-कौन सी बातें कहीं। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि सेल के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल को देखेंगे, मतलब बेसिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। दोस्तों साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सेल स्ट्रक्चर को एंड सेल के फंक्शन का अध्ययन करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ग्रीक वर्ड है एक काइटोस, जिसका अर्थ होता है सेल, और एक दूसरा वर्ड है लोगास, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्टडी, मतलब कि सेल की स्टडी को ही ग्रीक भाषा में काइटोस एंड लोगास कहा जाता है, जिसका अर्थ इसी से मिलकर बना हुआ है साइटोलॉजी, जिसका अर्थ है कोशिका विज्ञान। और उसी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड सेल की फंक्शनिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सबके सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। एंड सेल इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट विच कैन बी कॉल्ड लिविंग। मतलब कोशिका ही वो छोटी से छोटी इकाई है जिसको हम सजीव मान सकते हैं। कोशिका को अगर आप फर्दर आगे तोड़ देते हैं अलग पार्ट्स में तो आप उसको लिविंग नहीं बोल सकते, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग लिविंग नहीं बोलेंगे। सेल ही सबसे छोटी और सबसे सरल ऐसी इकाई है जिसको हम सजीव कह सकते हैं। अभी कोशिका की खोज किसने की, तो दोस्तों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इन्होंने क्या किया कि एक बोतल के कॉर्क को लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ हालो कैविटीज नजर आई, और उन्हीं हालो कैविटीज को उन्होंने सेल कहा। सेल मतलब होता है एक कोठरी, छोटी कोठरी या छोटा कमरा, और उसी सेल को बाद में कोशिका कहा गया। और ये जो सेल वर्ड है दोस्तों ये सेला शब्द से निकल के आया है, और सेला शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हालो कैविटी या खोखली जगह, जिस जैसे अपनी कोशिका होती है। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी दोस्तों ये बेसिकली डेड सेल्स थी। इन्होंने बोतल के कॉर्क की सेल्स देखी थी और वो कॉर्क सेल्स जो थी वो डेड सेल थी, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो एक्चुअल में सेल नहीं था, वो सेल वॉल्स थी। और थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कह रहा है एक्चुअली दीज वर सेल वॉल्स नॉट सेल। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में देखा था कॉर्क सेल्स को, वो सेल नहीं थी एक्चुअल में, वो क्या थी, वो सेल वॉल थी, क्योंकि वो तो डेड सेल थी, तो उनमें प्रोटोप्लाज्म तो था ही नहीं। चौथा पॉइंट है स्लीडन एंड स्वान। दोस्तों ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी है, मतलब सेल का सिद्धांत दिया है, कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत का मेन बात जो स्लाइडन एंड स्वान ने कही थी वह यह थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दोस्तों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव हैं, ये सब किसके बने हुए हैं, तो ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों स्लीडन एंड सॉल ने सेल थ्योरी दी कि जितने भी जीव हैं ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए हैं जिनका नाम था विर्चाओ, आर विर्चाओ। 1859 में इन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ हुआ ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं ये सभी पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बन रही हैं, कोई भी कोशिका हवा में पैदा नहीं हो जाएगी। और दोस्तों सेल थ्योरी की मेन बातें क्या थी उसको हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी सजीव हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं ये सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से ही बन रही हैं, पहले से मौजूद कोशिकाओं से बन रही हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। दोस्तों जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं ये मूल रूप से केमिकल कंपोजिशन में एंड मेटाबॉलिज्म में सेम होती हैं, एक ही प्रकार की होती हैं, चाहे वो अलग अलग ही काम क्यों ना कर रही हों। और चौथा पॉइंट है ऑल लिविंग बीइंग फंक्शन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। मतलब दोस्तों जितने भी सजीव हैं वो जितने भी काम करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो सब किसकी वजह से संभव है, तो वो सब संभव है कोशिकाओं की एक्टिविटीज से की वजह से, और कोशिकाओं के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से। दोस्तों मैं जो बोल पा रहा हूँ आप जो सुन पा रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग और भी जो जितने भी क्रियाएं करते हैं वो सब कोशिकाओं की एक्टिविटीज़ की वजह से, कोशिकाओं के इंटरेक्शन की वजह से ही हो पाता है संभव।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए कि यह जो वायरस होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। मतलब वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, और वायरस सेल थ्योरी को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वायरस सेल है ही नहीं। वायरस तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, वो तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, अभी क्लियर भी नहीं है कि क्या है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। दोस्तों पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये आज तक की खोजी गई सबसे छोटी कोशिका है। तीसरा पॉइंट है लार्जेस्ट सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। दोस्तों ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग जो है, इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है अभी तक खोजी जाने वाली। एंड ये कितना होता है, अबाउट 15 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इस ऑस्ट्रिच के एग की या शुतुरमुर्ग के अंडे की जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर आप मतलब इतना इमेजिन कर सकते हैं कि जितना एक फुटबॉल का बॉल होता है उससे थोड़ा सा ही कम होता है, इतना बड़ा अंडा होगा ऑस्ट्रिच का। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, अ यूनिसेलुलर एल्गा एसिटाबुलेरिया इज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब दोस्तों एक ग्रीन एल्गा होता है एसिटाबुलेरिया नाम का, जिसकी एक ही कोशिका, ये यूनिसेलुलर है, मतलब जिसकी एक ही कोशिका लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो दोस्तों कोशिकाएं वैसे तो बहुत छोटी होती हैं जो हमें नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देती, और यही एसिटाबुलेरिया जो एक एल्गा है, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी कोशिका भी पाई जाती है। और दोस्तों एसिटाबुलेरिया की सेल ही सबसे बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब फिफ्थ पॉइंट को देखिए, इन एनिमल्स नर्व सेल आर लॉन्गेस्ट अप टू 19 सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स। मतलब नर्व सेल्स जो हम लोगों में, मनुष्यों में या फिर जो जानवरों में नर्व सेल पाई जाती हैं, इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से फ्यू मीटर्स, मतलब मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1 मीटर तक की लंबाई होती है नर्व सेल्स की, तंत्रिका कोशिकाओं की। छठा पॉइंट है, अ मैन ऑफ 80 केजी हैज अबाउट 60,000 बिलियन सेल्स। मतलब एक 80 किलो के आदमी में लगभग लगभग 60,000 बिलियन कोशिकाएं होती हैं। 60,000 बिलियन मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने जीरो लगेंगे इसमें, पता ही नहीं। सातवां पॉइंट है दोस्तों, अगला ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स शेप ऑफ द सेल चेंज बिकॉज ऑफ द फंक्शन। मतलब कभी कभी कोशिका अपना आकार परिवर्तित कर लेती है अपनी काम की वजह से। इसके एग्जाम्पल में है दोस्तों अमीबा। अमीबा मतलब कि जैसे भोजन को ग्रहण करने के लिए अमीबा फाइगोसाइटोसिस करता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर। तो अमीबा जो होता है ये अपनी सेल का शेप जो है चेंज कर लेता है, किस लिए, काम करने के लिए, मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए। या अमीबा लोकोमोशन के लिए भी, चलन के लिए भी अपना शेप को परिवर्तित करता है। और ऐसा ही ल्यूकोसाइट्स में भी होता है। ल्यूकोसाइट जो कि एक ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे रक्त में पाई जाती हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल्स को देखते हैं, कोशिकाओं के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों कोशिका का न्यूक्लियस का नेचर कैसा होगा, इसके आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल को पहले देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दोस्तों इनमें जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, एंड जो बैक्टीरिया होते हैं ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। एंड मोस्ट स्टडीड प्रोकैरियोट इज ई कोलाई। ये सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा इसी का अध्ययन किया गया है प्रोकैरियोट्स में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। सेल्स विद ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब इसके न्यूक्लियस के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्र कला पाई जाती है, और ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अभी दोस्तों हम लोग डिफरेंस समझेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, तब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनवेलप इज एब्सेंट। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के किनारे जो मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होती है, वो पाई ही नहीं जाती। और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घुला रहता है। और इसका डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए नेक्ड होता है। नेक्ड होने का मतलब है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स पाई ही नहीं जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में नेक्ड होगा। अगला पॉइंट है सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, वो भी नेक्ड होगा, मतलब वहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होंगी। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। दोस्तों केंद्रक में जो केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जो आरएनए का फॉर्मेशन करती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई ही नहीं जाती, एब्सेंट होगी।
पांचवा पॉइंट है राइबोसोम्स आर ऑफ 70 एस टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 एस टाइप के होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल के 80 एस टाइप के होंगे। छठा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई ही नहीं जाती। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रेस्पिरेशन का एक मुख्य अंग है, वो पाया ही नहीं जाता प्रोकैरियोटिक सेल में। तो फिर रेस्पिरेशन होगा कैसे? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्थात बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी में कुछ इनफोल्डिंग हो जाती है इस टाइप से, जिसको बेसिकली मीजोसोम्स कहा जाता है। और इन्हीं मीजोसोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरियल सेल में पाई ही नहीं जाती। पॉइंट है सातवां पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स, ये सब चीज़ें एब्सेंट होंगी। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएंगी। दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। इसका फर्स्ट पॉइंट ही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। दोस्तों इसके न्यूक्लियस के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, मतलब केंद्रक कला पाई जाएगी। अगला पॉइंट है डीएनए इज कंबाइंड विद प्रोटीन। डीएनए जो है ये प्रोटीन से घिरा रहता है। प्रोटीन्स इसमें पाई जाएंगी। प्रोटीन भी दो प्रकार की, हिस्टोन भी पाई जाएंगी एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें पाई जाती हैं। एंड तीसरा पॉइंट है मल्टीपल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि एक ही क्रोमोसोम था, और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल ले लें अगर अपना ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग की ही एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम, मतलब कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका भी पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है। पांचवा पॉइंट है राइबोसोम्स आर ऑफ 80 एस टाइप। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। छठा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं, जबकि ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और रिमेनिंग जितने भी टॉपिक बचे हैं सेल से लेके ये अगली 2 वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी बेनिफिशियल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।